स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको EPS 95, EPFO और पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों से अवगत करवाया जाएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास आए खबरों का ताल्लुकात। और अब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। राजेंद्र शर्मा SC में न्यूनतम पेंशन वृद्धि का कोई मामला नहीं। ज़्यादातर कम वेतन वाले कर्मचारी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वे इस योजना के बारे में अनभिज्ञ हैं। जो कुछ भी मिलता है बिना पूछे ले जाते हैं। अधिकांश न्यूनतम पेंशन लाभार्थी बहुत पुराने हैं, इनके समर्थक कम हैं, इसीलिए वे चुपचाप रहते हैं। EPS की धारा 11 के माध्यम से एक त्रुटिपूर्ण कानून का लाभ उठाने के लिए उच्च वेतन वाले कर्मचारी SC लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक संशोधित पेंशन फॉर्मूले के साथ EPS 95 की धारा 11 को बनाए रखने के पक्ष में हूं, जहां वास्तविक पेंशन योग्य वेतन को पूरी पेंशन योग्य सेवा के लिए औसत मासिक वेतन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक वेतन है जिस पर EPS योगदान देता है। यह EPS से मोड़ दिया गया है 1260 महीने औसत मासिक नहीं। सेवानिवृत्ति से पहले वेतन में सरकार EPFO को भी पेंशन फॉर्मूले में निर्धारित मूल्य को 70 की जगह 60 करने का विचार करना चाहिए, ताकि 30 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के बाद लाभार्थियों को पेंशन योग्य वेतन का आधा हिस्सा मिलेगा। अगस्त 2021 और 12 जुलाई 22 में हमारे मामलों की सूची से पहले मैं कुछ वकीलों और पेंशनरों को दस्तावेज प्रदान कर रहा हूँ था, लेकिन बाद की लिस्टिंग की अवधि से पहले यानी 2 अगस्त 22 से 11 अगस्त 22 तक मैं बड़ी संख्या में सीनियर अधिवक्ताओं, AOR अधिवक्ताओं और लीड पेटेटियों को विभिन्न संबंधित दस्तावेजों के सभी महत्वपूर्ण अंग और प्रांतीय प्रदान कर रहा था। उनके काउंटर तर्कों को अंतिम रूप देने में उनकी सहायता करने के लिए मैं समय समय पर काउंटर जवाब, लघु परिस्थितियाँ, लिखित प्रस्तुतियाँ आदि मुझे आप सभी के साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे इस तरह के कार्य बहुत उपयोगी संबंधित हुए हैं, क्योंकि मेरे द्वारा साझा किए गए दस्तावेज बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हुए और मुझे कई अधिवक्ताओं से अनुरोध के अलावा स्पष्टीकरण और अतिरिक्त के लिए भी बहुत सारी प्रशंसा। धन्यवाद। दस्तावेज मैंने फिर भी देर रात तक कई अधिवक्ताओं के साथ जूम मीटिंग में भाग लिया था, यहाँ तक कि एक सीनियर एडवोकेट और कुछ AOR एडवोकेट्स ने मुझे कोर्ट रूम से ही कई बार चले रहे हैं। कार्रवाई के दौरान कुछ स्पष्टीकरण और दस्तावेज के लिए जो तुरंत प्रदान किए गए थे, मेरे अच्छे निर्णय के अनुसार मेरे द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए गए 2 दस्तावेज 1 और 2 यानी इस आवश्यकता थी और साझा करने के उस विशेष समय और वकीलों द्वारा उचित प्रयोग के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। आप सभी को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि इन दस्तावेज के अधिकांश बिंदु हमारे अधिवक्ताओं द्वारा अपने लिखित लघु परिस्थितियाँ, काउंटर हलफनामा आदि में उठाए गए हैं और शामिल किए गए हैं। अदालत की कार्रवाई के दौरान हमारे सीनियर अधिवक्ताओं, AOR द्वारा मौखिक तर्कों के अलावा उनके द्वारा दायर किया गया है। मैं पूर्व तक बहुत IMP की एक प्रति भी संकलन कर रहा हूँ। डॉक्टर VP जय तत्कालीन CPFC और एक दूसरे द्वारा CS में 13/12/2017 को शपथ पत्र दायर किया गया। दस्तावेज रजिस्टर इस संशोधन पर ध्यानदारी इस दस्तावेज के अंत में EPS फंड से पूरी की जाएगी।